हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं रैपिड रिवीजन का अगला चैप्टर, जो कि है बहुत बड़ा चैप्टर जिसका नाम है टिश्यूज। बट व्हाई टू फियर व्हेन पीके भैया इज हियर, क्योंकि अगले 25 मिनट के अंदर इस पूरे बड़े से चैप्टर को समराइज करके इसका फटाफट से रैपिड रिवीजन कराने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना, तो इसका डिटेल में वन शॉट में ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसके अंदर 1.5 घंटे के अंदर मैंने बहुत डीपली पढ़ा है, तो आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन अगर आपको जल्दी जल्दी करना है और कल आपका एग्जाम वगैरह आपको रिवाइज करना है, तो आप बेस्ट वीडियो के ऊपर आए हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि टिश्यू होते क्या है। जब बहुत सारे सेल जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। यानी टिश्यू क्या है? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इन अ स्ट्रक्चर। यानी जब बहुत सारे सेल जुड़ते हैं और वो एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब सेल कंबाइन होते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू कंबाइन होते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन बनाता है ऑर्गन सिस्टम। और ये जो ऑर्गन सिस्टम है, इससे हम बनते हैं, हम यानी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब हमें दो प्रकार के टिश्यूज पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर, एक है प्लांट टिश्यू, एक है एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू पढ़ते हैं। अब ये जो टेबल है ना, ये देख के बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं, पर मैं क्या बोल रहा हूं, एक ट्रिक लेकर आया हूं। ट्रिक क्या है, बस इतना याद रखना। मैं गया था एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, मैं गया था एमपी में जब मैं गया तो मुझे मेरा एक दोस्त मिला, अली। कौन मिला? अली। ठीक है, फिर उसके बाद मैं और आगे गया तो मुझे दो टाइप के ग्रुप मिले। एक टाइप का ग्रुप वो था जिसमें सेम प्रकार के लोग रहते थे, और एक वो था जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। और जो सेम प्रकार के लोग थे ना, उसमें से एक लड़के ने, एक एग्जाम होता है पीसीएस, एक गवर्नमेंट एग्जाम होता है, वो क्रैक कर रखा था। और ये जो डिफरेंट टाइप के ग्रुप थे ना, इसमें दो भाई थे, दो भाई दोनों तबाही। एक क्या करता था, एक पानी लाया करता था घर में, और एक भाई दूसरा जो खाना वगैरह होता है वो लेके आता था घर में। अब तुम्हें सुनकर लग रहा होगा ये क्या कहानी है? अरे ये पूरा आपका प्लांट यहां पर खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है? चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले बात करते हैं एमपी। मैं गया एमपी में। एम यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पी यानी परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यूज को दो पार्ट में डिवाइड करा, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। क्या डिफरेंस है, पेपर में बार बार पूछा गया, ध्यान से देख लो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सबसे बड़ी डेफिनेशन या इंपॉर्टेंस क्या है? दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, यानी इसके जो सेल्स होते हैं ना, वो डिवाइड करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। लेकिन परमानेंट के नाम से ही समझ आ रहा है, दे डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, यानी ये बदल नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। अगली चीज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं ना, वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और इनकी जो शेप होती है वो भी सेम होती है। लेकिन परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, इनके सेल बड़े होते हैं और शेप भी अलग अलग होती है, शेप वेरीज। उसके अलावा वैक्यूल्स, पिछले चैप्टर में पढ़ा था सेल के अंदर वैक्यूल क्या होते हैं, तो याद रखना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर वैक्यूल्स ना एब्सेंट होते हैं। अब तुम पूछोगे क्यों एब्सेंट होते हैं? परमानेंट में तो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड होना है, और वैक्यूल ना बहुत बड़ी स्पेस ले लेता है। तो अगर वैक्यूल होगा तो डिवाइड कैसे कर पाएगा सेल? ठीक है। उसके अलावा याद रखना इंटरसेलुलर स्पेसेस यहां पर एब्सेंट होती है, यानी सेल आपस में जुड़े होते हैं, यहां पर बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होती है। एक पॉइंट और याद रखना, इनकी जो सेल वॉल होती है मेरिस्टेमेटिक की, वो पतली होती है। क्यों? ताकि वो इजीली डिवाइड कर पाए, थिन सेल वॉल। जबकि परमानेंट टिश्यू की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। क्यों? क्योंकि इनको डिवाइड तो करना ही नहीं है भैया। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। मैंने बोला था मैं एमपी में गया, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट। मुझे पहले कौन मिला? अली। अली यानी ALI। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? चलिए एग्जांपल से देखते हैं। पहला है A यानी एपिकल मेरिस्टम, L यानी लेटरल मेरिस्टम, यहां पर लिखा हुआ है, और I यानी इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? ये वो प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि टिप ऑफ रूट एंड शूट पे प्रेजेंट होता है, यानी या तो यहां पर प्रेजेंट होगा, या तो जो रूट होती है नीचे उसकी टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है? ग्रोथ, यानी लेंथ को बढ़ाने का इसका मेन काम होता है। ठीक है, दो टाइप का है, एक हम बोलते हैं सैम, एक बोलते हैं रैम, यानी शूट एपिकल मेरिस्टम, रैम यानी रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है भैया, समझ आ गया। अब बात करते हैं किसकी? लेटरल, L। अब देखो लेटरल यानी चौड़ाई, तो ये ना प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाता है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो उसको हम गिर्थ बोलते हैं, गिर्थ। तो याद रखना ये कहां पर लोकेटेड होता है? अलोंग दी साइड्स ऑफ द स्टेम एंड दी रूट। इसका मेन काम क्या होता है? ग्रोथ इन दी थिकनेस, या फिर गिर्थ भी हम बोल सकते हैं, गिर्थ को बढ़ाने का, यानी थिकनेस बढ़ाने का इसका मेन काम हो रहा होता है। ठीक है, अब एक आ जाता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी का क्या मतलब होता है? देखो यार, ये होते हैं नोड्स, ये होते हैं नोड्स, और इनके बीच का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड्स। तो इसका काम क्या होता है? ये इंटरनोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और उसका काम होता है रीग्रोथ ऑफ द पार्ट आफ्टर कटिंग। यानी किसी भी चीज को अगर काट देते हो, घास को काट देते हो, तो उसके पार्ट जो वापस से ग्रो कर जाते हैं ना, वो इस
टिश्यू की वजह से कर पाते हैं। ठीक है, तो यानी इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाने का इसका मेन काम है। बहुत बढ़िया, ये तीन चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो फंक्शन क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, वो तीन फंक्शन याद रखना। सबसे पहला फंक्शन तुम्हें समझ आ गया होगा, एक तो ये ग्रोथ देता है, प्लांट की लेंथ वगैरह बढ़ाता है। अगली चीज, ये नए सेल प्रोड्यूस करता है, और ये नए सेल ना बाद में पता है क्या बनते हैं, यही सेल परमानेंट टिश्यू बनते हैं। यानी याद रखना, प्रोड्यूसेस न्यू सेल दैट लेटर बिकम स्पेशलाइज्ड, यानी यही सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, टाइम के साथ। एंड लास्ट चीज, हेल्प इन वाउंड हीलिंग एंड रीजनरेशन। जैसे मैंने आपको बताया किसी चीज को काट देते हैं तो उसके अगर जख्म वगैरह हो गए, वाउंड्स हो गए, तो उनको हील करने के कौन काम आएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बहुत बढ़िया, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी किसके ऊपर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर। अब बात करते हैं एम और पी। पी यानी क्या है, परमानेंट टिश्यू। मैंने तुम्हें बताया था जब मैं आगे गया तो मुझे दो ग्रुप मिले थे, एक वो ग्रुप जिसमें कि सेम टाइप के लोग थे, एक वो ग्रुप जिसमें कि अलग अलग टाइप के लोग थे। तो ये जो सेम टाइप वाला ग्रुप है ना, इसको हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सेल होते हैं ना वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, कहानी की मदद से याद करो। तो यह है सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो परमानेंट टिश्यू बना कैसे है, प्लांट टिश्यू फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैंने बताया ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल किसमें कन्वर्ट हो गया, परमानेंट में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ना, ये एपिडर्मिस के नीचे होता है। अब तुम पूछोगे एपिडर्मिस क्या है, अभी बताऊंगा बाद में। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि यहां पर ना एक इंसान ने एक एग्जाम क्रैक करा हुआ था जिसका नाम था पीसीएस। पीसीएस यानी क्या है, पी से है पैरेनकाइमा, सी से है कोलनकाइमा और एस से है स्केलेनकाइमा। ये इसके तीन टाइप होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये पैरेनकाइमा क्या होता है। देखो पैरेनकाइमा, पहले तो इसके जो सेल होते हैं वो क्या रहते हैं, लिविंग रहते हैं। याद रखना, इनकी सेल वॉल बहुत पतली होती है, लिविंग सेल होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, यानी इनके बीच में जो स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा इनका जो मेन काम है, याद रखना कहीं पर भी पैरेनकाइमा लिखा आ जाए, मेन काम होगा खाने को स्टोर करना। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब पैरेनकाइमा भी दो टाइप के हैं। कैसे? पहला जो पैरेनकाइमा है उसको मैं बोलता हूं क्या, मतलब ऐसे याद कर लो, सी ए। पहला पैरेनकाइमा उसको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। यानी इसका मतलब वो है वो टाइप के पैरेनकाइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसके पास क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होता है। उसके अलावा एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या है, एरन यानी एयर, यानी इसके बीच में एयर होती है। ये पता है उन प्लांट्स के पास होता है जो कि पानी के ऊपर तैर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोटस, तो लोटस के पास कौन से टाइप का टिश्यू है, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा एयर है, एयर तैराएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं कोलनकाइमा की। पैरेनकाइमा क्लियर हो गया, कोलनकाइमा देखो, कोलनकाइमा का भी जो सेल होते हैं वो सारे के सारे लिविंग होते हैं, लंबे सेल होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है पैरेनकाइमा के कंपैरिजन में। ठीक है, बट वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस, स्पेसेस भी बहुत कम है इसके बीच में। इसका मेन काम क्या है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट। देखो यार, डंडी जो होती है पेड़ की वो मुड़ पाती है ना, बेंड कर पाती है। क्यों? बाय द हेल्प ऑफ कोलनकाइमा। बहुत बढ़िया, है ना। जितनी भी डंडियां वगैरह, वो मनी प्लांट ऐसे ऐसे घूम पाता है ना, फ्लेक्सिबल होता है। क्यों? कोलनकाइमा की वजह से। अब बात करते हैं स्केलेनकाइमा। इसके सेल भैया डेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, एंड इनकी सेल वॉल बहुत मोटी होती है। उसके ऊपर एक सब्सटेंस होता है, नाम याद रखना, पेपर में पूछा जाता है, लिग्निन, है ना। एक सब्सटेंस है जिससे सेल वॉल बहुत मोटी होती है, डेड सेल होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस तो होती ही नहीं है। इसका मेन काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और हार्डनेस प्रोवाइड करना। इसका एग्जाम्पल है कोकोनट, देखा है नारियल, कोकोनट का जो हस्क होता है, जो रफ सरफेस होता है, वो इसी से बना होता है। यानी कोकोनट हस्क जो होता है, या फिर आपने वो बीज देखे होंगे, सीड्स देखे होंगे, नट्स देखे होंगे, वो सब स्केलेनकाइमा से बना होता है। चलिए यहां तक की कहानी समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब मैं जब आगे गया तो एक टाइप का ग्रुप ऐसा था जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के लोग थे, और उसमें दो भाई थे। एक पानी लाता था, पानी वाले को हम बोलते हैं जाइलम, और जो फूड लाता है उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, तो याद रखना परमानेंट टिश्यू क्या है, परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। यानी यहां पर अलग अलग टाइप के सेल हैं। अब ये दो टाइप के, जाइलम और फ्लोएम, इनके बीच का डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जाइलम का काम है पानी लाने का, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। फ्लोएम का काम क्या है, फूड लाने का, है ना, लीफ से फूड हर पार्ट में ट्रांसफर करता है। अगली चीज, इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी नीचे से ऊपर होता है एक डायरेक्शन में। बट यहां पर जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी हर एक पार्ट पे खाने की जरूरत तो पड़ती है, तो खाने का जो पोर्शन है वो हर पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम। अगली चीज, इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं। बट जाइलम के 4 में से 3 कंपोनेंट डेड होते हैं, अभी नाम बताऊंगा। अभी याद रखना क्या है, मोस्टली डेड सेल्स होते हैं, जबकि वहां पर मोस्टली लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे डिफरेंस है। एक मेन डिफरेंस याद रखना कि जाइलम एक और काम करता है जो कि है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी वो प्लांट को स्ट्रेंथ भी देता है।
बट फ्लोएम डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, अब देखो जाइलम के तीन पार्ट्स कौन से हैं, एक है ट्रैकियार्ड, एक है वेसल, एक है जाइलम पैरेन्काइमा, एक है जाइलम फाइबर। अब ये देखो, ये जो तुम्हें 1 2 3, ये तीनों की तीनों डेड है, सिर्फ एक लिविंग होगा जो कि है जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, अभी ट्रैकियार्ड क्या करता है, ट्रैकियार्ड क्या है, एक थिक वॉल्ड और डेड है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका काम क्या है, कंडक्शन यानी पानी को सप्लाई करना। वेसल, वेसल नाम से ही समझ आ रहा है, एक लंबी सी कोई वेसल टाइप की होगी, पाइप जैसी होगी, जिसका मेन काम क्या होगा, कंडक्शन करना यानी पानी को भेजना। अब इसके डायग्राम बहुत बार पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, आई होप ये विजिबल होगा। जैसे कि आप ये देख सकते हो, इस शेप का होता है ट्रैकियार्ड, ये आपकी वेसल, जैसे पानी की नली होती है उस प्रकार से वेसल है। ठीक है, अब दो पार्ट और बच गए जो कि है जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्केलेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, ये भी लिविंग सेल का बना होता है, अकेलौता है, और पैरेन्काइमा यानी फूड को स्टोर करेगा। स्केलेन्काइमा देखो, जाइलम फाइबर या फिर जाइलम स्केलेन्काइमा दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो जाइलम फाइबर का क्या काम है, एक तो डेड है और नहीं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्लोएम की, तो फ्लोएम के भी 4 पार्ट होते हैं, नाम याद रखना है। पहला है सीव ट्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट। सीव ट्यूब मैं यहां पे डायग्राम दिखा देता हूं, ये है आपकी, यहां पर आप देख सकते हो, ये है सीव ट्यूब। ठीक है, ये वाली जो आपको ट्यूब दिख रही है, ये पूरी की पूरी सीव ट्यूब है। इसके एंड्स पे होता है सीव प्लेट, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। और इसके साइड में जो तुम्हें सेल दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या करते हैं, इसकी मदद करते हैं। एक पॉइंट याद रखना, सीव सेल पोसेसेस स्लाइम प्रोटीन, यानी इनके पास एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि खुद को ही ग्रोथ एंड रिपेयर कर लेता है, यानी अगर कुछ भी गलत हुआ तो खुद ही रिपेयर कर लेगा, किसी और की जरूरत नहीं है। नाम याद रखना, स्लाइम प्रोटीन। कंपेनियन सेल क्या करता है, मदद करता है सीव ट्यूब की। अब इसमें भी 2 पार्ट हैं, देखो ये दोनों तो लिविंग होते हैं, ठीक है, ये भी लिविंग होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा यानी खाने को स्टोर करेगा, ठीक है, और फ्लोएम फाइबर ये इकलौता डेड होता है। अब ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसको, खुद को, प्लांट को नहीं, खुद को, यानी जो सीव ट्यूब है उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। चलिए, यहां पर आपकी प्लांट की पूरी जो कहानी थी वो खत्म हो गई। अब मैं एमपी में जा रहा था, तो मुझे एमपी पुलिस मिली और मैंने एमपी पुलिस से पूछा कि यार क्या एमपी सेफ है, तो एमपी पुलिस ने मुझसे बोला टेक इट इजी। तो मैंने कहा इजी, ई और सी, यानी 2 टाइप के प्रोटेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, एक होता है ई, एक होता है सी, यानी एक है एपिडर्मिस और एक है कॉर्क। देखना बेटा, एपिडर्मिस क्या है, जैसे पत्ते के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है एपिडर्मिस की। ठीक है, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल होते हैं इसके अंदर। उसके अलावा इसका मेन काम क्या होता है, वाटर लॉस से प्रिवेंट करना और कोई भी फंगल इंफेक्शन से बचाना। अब याद रखना, इन्हीं के ही बीच में छेद होता है जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है, और उस पोर को या फिर उस टाइनी ओपनिंग को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्मॉल पोर इन द लीफ एपिडर्मिस। ठीक है, और स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं 2 किडनी जैसे दिखने वाले सेल, जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। तो यानी स्टोमेटा का मेन काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज, और उसके अलावा एक काम होता है ट्रांसपिरेशन, यानी जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो यहां से निकल जाता है, स्टोमेटा से निकल जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके अलावा ये जो है ना एपिडर्मिस, ये रूट में भी प्रेजेंट होता है, रूट के जो हेयर्स होते हैं वहां पर भी प्रेजेंट होता है। रूट को क्या काम है, पानी को अब्सॉर्ब करना है, तो पानी के अब्सॉर्प्शन में भी ये मदद करता है। कौन, एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस बहुत काम का है, प्रोटेक्शन भी दे रहा है, अब्जॉर्प्शन वगैरह भी कर रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कॉर्क, ये है Z प्लस सिक्योरिटी। ये जब पेड़ बहुत मोटा हो जाता है ना, उसके जो तना होता है, जो एक मोटी सी कवरिंग होती है, वही होता है कॉर्क। तो याद रखना, ये ओल्ड स्टेम में प्रेजेंट होता है और इसके सेल होते हैं डेड, कॉम्पैक्टली अरेंज, यानी कोई इंटरसेल्युलर स्पेस होती नहीं है। उसके अलावा इसकी सेल वॉल पे एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है सुबेरिन। सुबेरिन क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे कि वाटर प्रूफ बन जाता है, यानी पानी अंदर नहीं आ सकता, कोई भी बैक्टीरिया वायरस कुछ भी अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस नाम को आप याद रखना, इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ओल्डर प्लांट्स। यहां पर प्लांट का आपका पूरा का पूरा खत्म होता है, और अब हम बढ़ने जा रहे हैं किसके ऊपर बेटा, अब हम बढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज की तरफ। अब एनिमल टिश्यूज क्या है, वो कहानी पूरी एमपी वाली क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगा यहां पर एक अलग कहानी। एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, जैसे हमारे घर में ना हमारे लिए 4 लोग इंपॉर्टेंट है, एक मम्मी, एक पापा, एक भाई बहन, भाई बहन नहीं है तो मैं तो हूं, उसके अलावा तुम्हारा दिमाग, वो भी जरूरी है भैया। तो ऐसे ही 4 कैरेक्टर यहां पर हैं। पहला कैरेक्टर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू तुम्हारी मम्मी की तरह, मम्मी क्या करती है, हर दिक्कत दुविधा से प्रोटेक्ट करती हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करेगा, याद रखना, कवरिंग प्रोटेक्टिंग टिश्यू इन एन एनिमल सेल, यानी ये तुम्हें कवर करके रखेगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा मम्मी की तरह। उसके अलावा कवर्स ऑर्गन कैविटी, स्किन, माउथ, यानी जो स्किन है ना, ये भी हमारी किसकी बनी है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, यानी पूरी जो प्रोटेक्शन है वो क्या कौन देता है, एपिथेलियल। अब इसके सेल देखना कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, कॉन्टिन्यूस शीट जैसे होते हैं, वेरी लिटल सीमेंटिंग मटेरियल, ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस इनके सेल के बीच में नहीं होती। फंक्शन क्या है, एक तो प्रोटेक्शन है, दूसरा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का एक्सचेंज भी बहुत जरूरी है, तो वो भी इनका काम है। अब एपिथेलियल टिश्यू भी कुछ टाइप के होते हैं, एक ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, क्या है,
याद रखना एस स्क्वायर सी क्यूब, ऐसे याद करो। 3 नाम सी से स्टार्ट होंगे, 2 एस से स्टार्ट होंगे। पहले एस वाले सुन लो। सबसे पहले आता है एस से स्क्वामश एपिथीलियम। क्या आता है? स्क्वामश एपिथीलियम। अब यहां पर ना आपको ये याद रखना है कि ये जो टिश्यू है ना, ये कौन से बॉडी पार्ट पे प्रेजेंट होता है, डायरेक्टली पेपर में आता है एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर। तो याद रखना ये बहुत पतली लेयर होती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है वो इसी की बनी होती है। ब्लड वेसल की लाइनिंग, पहला स्क्वामश एपिथीलियम। अब 2 एस आ जाएंगे, एस स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामश एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड यानी लेयर मोटी हो गई। मोटी लेयर कहां चाहिए? स्किन के ऊपर, ठीक है। तो यानी मेनी लेयर्स लाइक स्किन, माउथ, स्किन और माउथ के अंदर अंदर यहां पर हमारी कौन सी लेयर होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामश। अब सी से स्टार्ट करते हैं, तो सी से सबसे पहले आता है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यानी क्यूबॉइड की शेप में, क्यूबॉइड की शेप में एक लेयर होती है। कहां पर प्रेजेंट होती है? याद रखना किडनी में होती है, और सलाइवरी डक्ट, जहां पर हमारा सलाइवा बनता है। किडनी एग्जांपल याद रखना। अगला आता है सी से कॉलमनर एपिथेलियम, यानी कॉलम की शेप पे कहां पर प्रेजेंट होती है? तो एक पार्ट होता है जिसको तुम याद रखना इंटेस्टाइन, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। काम क्या होता है? अब्जॉर्प्शन करना। स्मॉल इंटेस्टाइन एग्जांपल याद रखना। और उसके अलावा एक लास्ट बच गया, जो कि है क्या? जो कि है सिलिएटेड एपिथेलियम, या फिर हम बोल सकते हैं क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। यानी यहां पे देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब हेयर्स कहां है हमारी बॉडी के अंदर? हर जगह अंदर की तरफ, नोज, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जहां से तुम सांस लेते हो वहां पर बाल होते हैं ना भाई। हाँ, तो याद रखना है कहां पर प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसका नाम क्या है? कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। ये कॉलमनर आगे लगा लेना, ठीक है भैया, ये भी समझ आ गया। यानी यहां पर पूरा का पूरा एपिथेलियल टिश्यू खत्म होता है। मम्मी समझ लिया। पापा देखो भाई, पापा क्या होते हैं? पापा क्या करते हैं? पापा मोशन करवाते हैं, मूव कराते हैं तुम्हें, है ना, इधर से उठ के इधर पहुंचाते हैं। तो यानी जो मस्कुलर टिश्यूज है ना, ये पापा की तरह हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। जैसे पापा आते हैं तो मूव करते हो। अब देखो पापा 3 टाइप के होते हैं। एक पापा वो है जो कि तुम्हारी बात सुन लेते हैं, एक पापा वो है जो कि तुम्हारी बिल्कुल बात नहीं सुनते, और एक पापा वो जिनको देखते तुम्हारा दिल धड़कने लगता है कि भैया आज तो पापा बहुत मारेंगे। ऐसी 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यूज हैं। क्या क्या? सबसे पहला है स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू या फिर स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। ये वो मसल्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैं अपने हाथ को कर सकता हूं, जैसे पापा है ना जिनको तुम बातचीत से मना सकते हो, वैसे। तो याद रखना ये तुम्हारी बोन से अटैच्ड होते हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट यानी सोचा समझा मूवमेंट, तुम सोच के हिला सकते हो इन मूवमेंट को, ठीक है। इन मसल्स को तुम अपने अकॉर्डिंग मूव करा सकते हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड का मतलब होता है स्ट्राइप्स। तुम देख सकते हो इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्ट्राइप्स होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट की। स्केलेटल नाम क्यों दिया है? स्केलेटल इसलिए दिया है क्योंकि स्केलेटन से अटैच्ड होता है बोन से। अगली चीज, शेप याद रखना है, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और अनब्रांच्ड होते हैं। आप देख सकते हो सीधी सीधे अनब्रांच्ड है। उसके अलावा मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी देखो बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस इस पे प्रेजेंट है। अगली चीज, इसमें कुछ स्ट्राइशंस होते हैं, यानी लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, वो मैंने आपको दिखाई दिए, है ना। ये वॉलेंट्री एक्शंस के लिए काम आते हैं, एंड ये थक जाते हैं, यानी दे नीड रेस्ट। मसल्स थक जाते हैं, फिर रेस्ट चाहिए होता है। बट अगर मैं बात करूं अगली, जो कि है अनस्ट्राइटेड स्मूथ मसल। स्मूथ यानी ये मसल जो कि किसी की नहीं सुनेंगे, ये तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं। तो ये क्या है? दे आर फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल ब्लड वेसल्स, यानी कुछ ऐसे पोर्शंस बॉडी के अंदर जो कि तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। अरे भाई खाना अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होगा, तुम कंट्रोल कर सकते हो? तो जितने भी मसल की मूवमेंट अंदर हो रही है वो सारे के सारे मसल कौन से होते हैं? स्मूथ एंड अनस्ट्राइटेड मसल्स। याद रखना इनकी शेप याद रखना, ऐसी स्पिंडल शेप होती है, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। एक तो स्पिंडल शेप होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनमें कोई स्ट्राइशंस नहीं होते, कोई बैंड्स नहीं होते, एंड ये बहुत स्लो मूव करते हैं, है ना, बहुत स्लो मूव करते हैं। इनवॉलेंट्री हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड डू नॉट फैटिग इजिली, यानी थकते नहीं है, डू नॉट गेट टायर्ड इजिली, ठीक है। लास्ट आता है वो वाले पापा जिनको देख के दिल धक धक करने लगता है, यानी कार्डियक मसल। ये वो मसल है जो कि हमारे दिल को धड़काने में मदद करता है, ब्लड को पंप करने में मदद करता है। सिर्फ दिल में पाया जाता है, कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इनवॉलेंट्री है, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप का होता है, देख सकते हो, बट ये ब्रांच्ड होता है, देखो ब्रांच है ये, तो इसके अंदर ब्रांचेस होती हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, एक न्यूक्लियस होता है एक सेल के पास ही। उसके अलावा इसमें कुछ छोटे छोटे स्ट्राइशंस होते हैं, फेंट यानी हल्के फुल्के। अगली चीज, इसका मेन काम क्या है? कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये कभी नहीं थक सकता, अगर ये थक गया तो तुम थक जाओगे, अगर ये रुक गया तो, ठीक है। डू नॉट गेट फटीग, पूरी जिंदगी भर ये चलता रहेगा जब तक तुम जिंदा रहोगे। चलिए, पापा के बारे में पढ़ लिया, अब आते हैं भाई बहन के ऊपर, यानी मैं, जिनसे तुम कनेक्ट कर सकते हो, यानी उस टिश्यू का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम क्या है बेटा? इसका मेन काम क्या है? ध्यान से देखना। एक तो कनेक्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड देता है, एंड इसका मेन काम है एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारे पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट कराना। सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। हाँ, ब्लड एक प्रकार का टिश्यू होता है, ठीक है। तो ब्लड यहां पर लिखा हुआ है, ब्लड क्या है? एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है।
ब्लड का मेन काम क्या है? इट ट्रांसपोर्ट गैस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब देखो ब्लड के ना 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है? एक तो होता है प्लाज्मा, वैसे 4 पार्ट होते हैं। प्लाज्मा क्या है? जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड के अंदर, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। एक होता है सेल, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जो भी बोलना चाहो। अब इनके पास ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करवाता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करा रहा है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट। अगली चीज व्हाइट ब्लड सेल, वो जो मैंने प्रोटेक्शन की बात करी थी ना, यही सेल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं। एंड प्लेटलेट, प्लेटलेट क्या है? प्लेटलेट कभी भी कहीं पे कट लग जाता है तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वापस से एकदम स्मूथ स्मूथ हो जाता है ना, किसकी वजह से? इसकी वजह से, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ये हो गया ब्लड के बारे में। अब बात करते हैं कुछ और प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज ना, डायरेक्टली डिफरेंस पे पेपर में सवाल आता है। पहला टेंडन लिगामेंट। देखो टेंड ऐसे याद करना, टेंडन यानी 10 डॉन। अगर तुम 10 डॉन से लड़ाई करोगे, 10 डॉन है भाई, तो तुम्हारी हड्डी पसली अलग कर देंगे, यानी तुम्हारे मसल्स और बोन को अलग कर देंगे। तो टेंडन क्या करता है? एक ऐसा टिश्यू है जो कि तुम्हारे मसल और बोन को जोड़ता है, याद रखना बेटा, ऐसे याद करो। और लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट डायरेक्टली बोन टू बोन, सिर्फ बोन टू बोन जोड़ रहा होता है। ठीक है, अब याद रखना टेंडन जो होते हैं वो टफ होते हैं और इलास्टिक नहीं होते, यानी ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकते। बट बोन टू बोन में जो लिगामेंट होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग तो होते हैं बट इलास्टिक होते हैं, यानी मूव, देखो मूव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन, यानी टेंडन्स बोन को मूव करवाते हैं, जबकि लिगामेंट क्या करते हैं? हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग ऑफ बोन, यानी जो बोन्स जुड़ी हुई हैं आपस में, यहाँ पे 2 बोन जुड़ी हुई हैं, उनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है लिगामेंट। ठीक है, याद हो गया। उसके अलावा एक डिफरेंस है बोन और कार्टिलेज। बोन यानी हड्डी, कार्टिलेज यानी जो कान का जो सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल है, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हार्ड होता है, नॉन फ्लेक्सिबल, बट ये फ्लेक्सिबल होता है और ज्यादा हार्ड नहीं होता। याद रखना कि इसके अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, लेकिन कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल एब्सेंट होती है, कोई ब्लड वेसल नहीं होती। ठीक है, उसके अलावा मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल, यानी ये किससे बना होता है? प्रोटीन और मिनरल से, जबकि जो कार्टिलेज है वो मेनली प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है एरोरल और एडिपोस। एरोरल, एडिपोस, आदि को पोज देना है, बट वो पोज उसका अच्छा नहीं आ पा रहा, क्यों? क्योंकि वो मोटा है। यानी एडिपोस टिश्यू क्या करता है? ये फैट को स्टोर करता है ना, यानी ये किससे बना होता है टिश्यू? ये फैट के ग्लोब्यूल से बना होता है। काम क्या है? स्टोर्स एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट एज फैट, यानी बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको फैट की तरह स्टोर कर लेगा। ठीक है, इसका मेन काम याद रखना, हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन एंड फाउंड बीनीथ स्किन, यानी जो इंटरनल ऑर्गन के स्किन के बीच में होता है, इसका मेन काम है बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, फैट से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। अगली चीज एरोरल, एरोरल से यानी एयर 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 मैच हो रहा है ना। अब ये कुछ नहीं है, ये हमारी जो सेल्स होते हैं उनके बीच के गैप को भरता है ना, तो एक प्रकार की एयर समझ सकते हो इसको। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी क्या करता है? फिल स्पेसेस इनसाइड ऑर्गन, फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल, स्किन एंड मसल के बीच में पाया जाता है। स्किन और मसल के बीच में, इनके बीच की जो हवा है, यानी जो गैप है, उस गैप को फिल कर देता है, बस इसका काम यही है, फिलर की तरह काम आता है। अराउंड ब्लड वेसल, नर्व्स एंड बोन मैरो। ठीक है, काम क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड हेल्प इन द रिपेयर टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये टिश्यू, अगर कोई टिश्यू में दिक्कत हो जाती है तो उसके रिपेयर में भी काम आता है। मुझे पता है अभी तुम्हें लग रहा है इतनी सारी चीजें याद कैसे होंगी, नोट्स एक बार पढ़ लेना डिस्क्रिप्शन में, तो तुम्हें एक बार पढ़ोगे वापस से लेक्चर देखना, याद हो जाएगा जब तक। अब लास्ट दिमाग की बात करते हैं। अब देखो दिमाग क्या है? दिमाग के पास, मतलब हमारी पूरी बॉडी के पास एक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का क्या काम होता है? सबसे पहले समझो, एक सेल होता है नर्व सेल, जो कि हमारा बेसिक यूनिट होता है ना। बेसिक यूनिट क्या होता है? नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन भी बोल रहे होते हैं। क्या? न्यूरॉन। ठीक है, बताया भी था सेल में, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन। ठीक है, मेनी नर्व फाइबर बाउंड बाय कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये जो नर्व सेल का जो कनेक्शन है, इसी की मदद से तुम्हारे ब्रेन तक सारे सिग्नल्स पहुंच पाते हैं। यानी सारे सिग्नल्स को कौन कोऑर्डिनेट करता है? यही तो, कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटीज, अलाउ रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। ठीक है, अब यहां पर 3 चीजें हैं, एक ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है, एक नर्व है, यानी एक दिमाग है, एक स्पाइनल कॉर्ड है, और बहुत सारी आपकी बॉडी के अंदर नर्व्स हैं, जो किससे बना है? न्यूरॉन से बना है। किससे? न्यूरॉन से। अब यहां पर न्यूरॉन का जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना बेटा। पहली चीज, ये जो तुम्हें ऐसे बाहर के जो डंडे डंडे से दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। ये क्या करते हैं? सिग्नल को रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? सिग्नल को रिसीव करते हैं। ये जो एरिया तुम्हें दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, या फिर इसको सोमा भी बोला जाता है, या फिर इसको साइटोन भी बोला जाता है। 3 नाम है भाई इसके। ये पूरा सेल बॉडी, इसमें न्यूक्लियस भी है। ये क्या करता है? जो सिग्नल आते हैं ना, वो केमिकल सिग्नल होते हैं,
तो इनको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता है। अब यहां से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सक करके बड़ी फास्ट स्पीड में जाते हैं, तो इस पूरे एरिया को एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। डायग्राम याद रखना। लास्ट में होती है बेटा नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग में क्या होता है? सिग्नल बाहर फेंक दिए जाते हैं। ठीक है, सिग्नल बाहर फेंक दिए जाते हैं, और जैसे ही सिग्नल बाहर जाता है तो सिग्नल वापस से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगला वापस से न्यूरॉन होता है, वो न्यूरॉन के डेंड्राइट वापस से सिग्नल को लेते हैं, सेम प्रोसेस रिपीट होता जाता है। तो यहां पर कुछ टर्म्स हैं, सारी टर्म्स की डेफिनेशन याद रखना। जैसे डेंड्राइट क्या करता है? डेंड्राइट क्या करता है? ब्रांच स्ट्रक्चर दैट रिसीव सिग्नल, ये सबसे पहले सिग्नल को रिसीव करेगा। सेल बॉडी, सोमा या फिर साइटोन भी हम बोल सकते हैं, इसमें न्यूक्लियस होता है। ये क्या काम करता है? ये मेनली जो हमारे केमिकल सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। एक्सॉन एक बहुत लंबी टेल है जिससे कि सिग्नल आगे ट्रांसमिट होंगे। नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग क्या करेंगे? आगे सिग्नल्स को भेज देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। नर्व इंपल्स क्या होता है? टर्म पूछी जाती है बेटा, नर्व इंपल्स और साइनैप्स। पहले साइनैप्स समझना क्या होता है। साइनैप्स इज द गैप बिटवीन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। यानी जो दो न्यूरॉन के बीच का गैप है ना, एक न्यूरॉन के देखो लास्ट पार्ट आ गया, ये नर्व एंडिंग, यहां पे दूसरा न्यूरॉन खड़ा है, उसका डेंड्राइट खड़ा है, यहां एक का नर्व एंडिंग है, इनके बीच का जो गैप है इसको हम बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, और नर्व इंपल्स क्या होती है? अरे नर्व इंपल्स कुछ नहीं होती, ये सिग्नल, इसी को हम बोल रहे हैं। यानी सिग्नल कैसे ट्रेवल कर रहा है? सिग्नल ट्रेवलिंग अलोंग नर्व फाइबर। यानी जैसे वो ट्रेवल कर रहा है ना, पहले डेंड्राइट में आया, सेल बॉडी में, एक्सॉन में, नर्व एंडिंग में, फिर अगले न्यूक्लियस में, मतलब अगले न्यूरॉन में। तो ये जो पूरा पाथ है ना, इसी पाथ को हम बोलते हैं क्या? इसी पाथ को हम बोलते हैं नर्व इंपल्स। क्या बोलते हैं? नर्व इंपल्स। इस पूरे पाथ को हम नर्व इंपल्स बोलते हैं। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू का टॉपिक। आई होप सारी चीजें समझ आई होंगी। अब जल्दी से ये जो क्वेश्चन है ABCD, कौन सा आंसर सही लग रहा है कमेंट में करना। फटाफट से आपका रिवीजन हो चुका होगा, नोट डिस्क्रिप्शन में। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत।